दिस टॉपिक इज वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी वर्नर का उपसहसंयोजी यौगिकों का सिद्धांत। ये 1893 में एल्फ्रेड वर्नर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो पढ़ते हैं इसके पोस्टुलेट्स के बारे में। पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेट थ्योरी, यानी वर्नर उपसहसंयोजी सिद्धांत की अवधारणाएं। देखिए कुछ अवधारणाएं इसकी। पहली अवधारणा पे ध्यान देते हैं। पहला लिखा है कि धातुओं को दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, यानी धातुओं की दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। द फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसीज, जिसे हम आयनाइजेबल वैलेंसी भी कहते हैं, यानी प्राथमिक संयोजकता, जिसे हम आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। और दूसरी होती है इसमें सेकेंडरी वैलेंसी, यानी नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, यानी द्वितीयक संयोजकता, जिसे कहा जाता है कि अनआयनिक संयोजकता। ये तो था इसका पहला सिद्धांत। अब आ जाते हैं दूसरे सिद्धांत की ओर। दूसरा सिद्धांत है इसका कि प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था को तथा द्वितीयक संयोजकता उपसहसंयोजक संख्या को दर्शाती है या इससे संबंधित होती है। यानी द प्राइमरी वैलेंसी रिलेट टू द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसी रिलेट टू द कोऑर्डिनेट नंबर्स। ये ध्यान रखने योग्य बात है। जब हम इसके बारे में इसका अनुप्रयोग करेंगे यानी एप्लीकेशंस करेंगे तो ये बातें जल्दी समझ आएंगी। फिलहाल ये पेपरों में इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे पढ़ना भी आवश्यक है। तो इसकी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं। ये थी दूसरी। अब आ जाते हैं तीसरी पर। तीसरी होती है इसकी कि द्वितीयक संयोजकता प्रत्येक धातु परमाणु के लिए निश्चित होती है, अर्थात धातु परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या निश्चित होती है। दैट मीन्स द सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ इज फिक्स्ड फॉर एवरी मेटल आयन। इट मीन्स दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स्ड, यानी कोऑर्डिनेटर नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसहसंयोजन संख्या जो होती है, ये प्रत्येक धातु के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। ये हमने इस सिद्धांत में पढ़ा है। अब आ जाते हैं हम चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट है इसका कि प्राथमिक संयोजकताएं ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकताएं ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। यानी जो प्राइमरी वैलेंसी थी, इट इज अ नेगेटिव आयन सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसीज, यानी जो नेगेटिव आयन होता है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो होती है ये आयन से सेटिस्फाई नहीं होती, ये अणुओं से यानी मॉलिक्यूल से होती है। एंड अ नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसीज, दी सेकेंडरी वैलेंसीज। ठीक, इसी तरह पांचवा है, पांचवा और लास्ट है इसका कि द्वितीयक संयोजकताएं केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर त्रिविम में निश्चित दिशाओं में स्थिर रहती है, यानी 3 डायमेंशन में निश्चित दिशाओं में क्या होती है, बिल्कुल स्थिर रहती है, यानी कांस्टेंट बनी रहती है। अतः इसकी निश्चित ज्यामिति होती है, यानी इसकी जो ज्यामिति होती है वो स्थिर होती है। यानी द सेकेंडरी वैलेंसीज पॉइंट टूवर्ड्स द फिक्स पोजिशन इन स्पेस, यानी दिस इज द रीजन बिहाइंड द डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो डेफिनेट ज्योमेट्री होती है वो इसी कारण होती है। यानी कुल मिला के वर्नर का जो ये सिद्धांत था, इसमें इन्होंने ये सिद्ध करा। पहला क्या सिद्ध किया, पहला इन्होंने बोला कि इनकी दो वैलेंसी होती है, प्राइमरी और द्वितीयक। दूसरे में क्या बोला कि प्राइमरी जो होती है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाती है, जबकि दूसरी जो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करती है। थर्ड में हमने पढ़ा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो हर एक परमाणु के लिए, यानी हर एक एटम के लिए, मेटल एटम के लिए कांस्टेंट होती है, यानी उसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो भी कांस्टेंट होता है। उसके बाद हमने फोर्थ में क्या पढ़ा कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीयक जो होती है ऋणायन और उदासीन अणुओं द्वारा संतुष्ट होती है। यानी जो नेगेटिव आयन होते हैं ये सेटिस्फाई करते हैं प्राइमरी वैलेंसीज को, और नेगेटिव एंड जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सेटिस्फाई करते हैं सेकेंडरी वैलेंसीज को। और हमने जो लास्ट पढ़ा फिफ्थ वाला, फिफ्थ में हमने बोला कि द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय धातु यान के चारों ओर 3D को जनरेट करती है, यानी उसकी जो निश्चित दिशाएं होती है उसमें स्थिर रहती है, यानी उनकी ज्योमेट्री को निश्चित रखती है। ज्योमेट्री उसकी क्या होती है, बिल्कुल कांस्टेंट होती है कोऑर्डिनेट कंपाउंड की। ये तो था हमारा वर्नर का उपसहसंयोजी यौगिकों का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा गया है। अब आ जाते हैं हम VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास कि उपसहसंयोजी यौगिकों का संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम VBT नाम से भी जानते हैं, ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको हम VBT से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक,
ये दिया था लिनियस पॉली ने दिया था। अब इसका जो पहला पॉइंट होता है वो देख लीजिए कि केंद्रीय धात्विक आयन में कुछ रिक्त डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो लिगेंडो द्वारा प्रदान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी द सेंट्रल मेटेलिक आयन हैज़ अ सम वैकेंट डी ऑर्बिटल्स दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडेड बाय लिगेंड, यानी जो लिगेंड प्रोवाइड कराते हैं इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करते हैं। कौन से? डी ऑर्बिटल्स। तो देखिए इसका अनुप्रयोग हम करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। अब आ जाते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट होता है धात्विक ऑर्बिटल तथा लिगेंड ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करते हैं। जितना अधिक अतिव्यापन होगा उतना ही स्थायी बॉन्ड बनेगा। द मेटेलिक ऑर्बिटल्स एंड लिगेंड्स ऑर्बिटल्स ओवरलैप अमॉन्ग देमसेल्फ, यानी वो आपस में क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग हमने 11th में पढ़ा है, ठीक। एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, एसडी ओवरलैपिंग, इस टाइप की ओवरलैपिंग हमने 11th में पढ़ी है। तो वही ओवरलैपिंग करते हैं और जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ये तो था इसका सेकंड रूल। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या बोलता है कि प्रत्येक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, यानी ईच लिगेंड यानी एवरी लिगेंड गिव्स वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन। जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसको हर एक लिगेंड क्या देता है? एक पेयर देता है। अब ये कैसे देता है, ये सारी बातें जब हम इसका अनुप्रयोग करेंगे तो उसको समझाऊंगा, जस्ट इसके बाद इसका अनुप्रयोग है, ठीक। आ जाते हैं फोर्थ पे कि अबंधकारी धातु इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, यानी जितने भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग, यानी मेटल बॉन्डिंग जो होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पे यानी फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि यदि उपसंयोजक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह अनुचुंबकीय तथा युग्मित होते हैं तो वह प्रतिचुंबकीय होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमारे पास पेपरों में अधिकांश क्वेश्चन आते हैं पेपरों में करने के लिए, और वो लगभग हर वर्ष आते हैं और उसमें ये वीबीटी का यूज होता है। तो इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इफ़ देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कोऑर्डिनेशन compounds then it is called a paramagnetic, and when paired electron is present then this is called a diamagnetic। अगर सब क्या कहते हैं वो होता है तो वो डायनामैग्नेटिक होगा, ठीक। अब आ जाते हैं सिक्स पे। सिक्स क्या कहता है कि परवल लिगेंड यानी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है इसके प्रभाव में इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के विपरीत युग्मित हो सकते हैं। हुंड का नियम क्या होता था? 11th में हमने पढ़ा है हुंड्स लॉ। हुंड्स लॉ कहता था कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब किन्हीं ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं तो जब तक वो पूरे उन कक्षकों को युग्मित नहीं कर देते, यानी जब तक सारी की सारी ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड नहीं हो जाती है एक एक करके इन वन बाय वन इलेक्ट्रॉन, तब तक वो युग्मन को प्रारंभ नहीं होती, यानी वो युग्मित नहीं होती, यानी वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर इसका किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में इस नियम का विरुद्ध कार्य हो सकता है, यानी इसके ठीक विपरीत भी काम होता है। दैट मीन्स अगर एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे युग्मित नहीं होंगे तो भी यहाँ पर युग्मन हो सकता है। युग्मन का अर्थ हो गया यहाँ पे पेयर्ड होना, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन विल बी द पेयरिंग इन द कॉन्स्ट्रैक्ट टू द लिगेंड्स लॉ बाय इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की उपस्थिति में हुंड के नियम के विपरीत भी इलेक्ट्रॉन युग्मन कर सकते हैं। ये था आपका वीबीटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार और इस पर नज़र मार लेते हैं। पहला है इसमें कि केंद्रीय धातु आयन कुछ रिक्त ऑर्बिटल को होते हैं जो कि लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, यानी कुल मिला के सेंट्रल मेटल आयन में क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? वैकेंट होते हैं, यानी रिक्त होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं जो लिगेंड देते हैं। सेकंड था इसमें कि ये आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, यानी लिगेंड जो होते हैं ये मेटल ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेंगे। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। थर्ड हमने पढ़ा था प्रत्येक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, यानी जो एवरी या ईच लिगेंड्स गिव वन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन। और फोर्थ इसमें अबंधकारी धातु इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। फिफ्थ था इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि उपसंयोजक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अनुचुंबकीय और युग्मित होते हैं तो प्रतिचुंबकीय, यानी अगर पेयर्ड अनपेयर्ड होंगे तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक। और छठा कि ये हुंड के नियम के विरुद्ध काम कर सकता है अगर उसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पाए जाएंगे। तो ये तो था हमारा अब आज तक का टॉपिक। कल हम इस पे अनुप्रयोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।